हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, मैं अपने चैनल पर आप लोगों को इस समय शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करा रहा हूँ। और शिक्षा शास्त्र में हम लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा दर्शन का अलग अलग अध्ययन करना शुरू किया है। मैंने आप लोगों को शिक्षा दर्शन में 17 क्लासेस करा दी हैं और शिक्षा मनोविज्ञान में भी उसी तरीके से 17 क्लासेस करा दी। हम लोगों को ये जो क्लासेस करनी है, इन क्लासेस को करने का जो मेरा मकसद है ये है कि आप लोगों का जो एमए का सिलेबस है, एमएड का सिलेबस है, यूजीसी नेट पेपर 2 का सिलेबस है, जो बीएड का कुछ और भी टॉपिक है, वो सब जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद आप लोग जब परीक्षा में प्रश्नों को हल करें तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और आप परीक्षा में मैक्सिमम नंबर प्राप्त करें। मैंने जबकि ये क्लासेस जो आप लोग के लिए शुरू की है, इसमें मैंने एकदम बेसिक से सारी चीज़ों को आप लोग को अध्ययन कराया है। और इस समय हम लोग जो है अधिगम के सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं। और अधिगम के सिद्धांतों में मैंने आप लोगों को व्यवहारवादी अधिगम के सिद्धांतों का अध्ययन कराया। और पिछली क्लास से मैंने आप लोग को संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांतों का अध्ययन कराना शुरू किया, जिसमें पिछली क्लास में मैंने आप लोग को कोहलर के सिद्धांत का अध्ययन कराया था। कोहलर ने शूज का सिद्धांत दिया है और उसी शूज के सिद्धांत को हम लोगों ने पिछली क्लास में अच्छे से उदाहरण के साथ अध्ययन। आज हम लोग को संज्ञानात्मक अधिगम का एक और भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, जिसको संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है। इसके बारे में अध्ययन हम लोग को करना है। इसमें अध्ययन करने के बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से जीन पियाजे ने बालकों की उम्र को कई वर्गों में बांटकर और उसमें विभिन्न प्रकार के अधिगम को बताया है और समझाया है। तो चलिए इस क्लास को हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। और इसका जो है क्वेश्चंस आपको सीटेट के भी एग्जाम में पूछा जाता है, यूपी टेट में भी पूछा जाता है और बाकी परीक्षाओं में तो पूछा ही जाता है। तो ये जो है आपका आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ और बतानी है कि मेरे इस चैनल का एक एप्लीकेशन इसी नाम से प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप लोग इसको डाउनलोड करिए। उसमें जो चीज़ें आप लोगों के लिए प्रोवाइड की गई हैं उसका लाभ उठाइए। उसमें बहुत सारे कोर्स आप लोग के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो सिलेबस हैं वो उपलब्ध कराई गई हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट आप लोग को मुफ्त में उपलब्ध कराए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों का भी आप लोग लाभ उठाएँ, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, सहपाठियों को भी इसके बारे में बताएं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने जो दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। हाँ देखिए, आज की हमारे क्लास का टॉपिक क्या है? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इसी को आज हम लोगों को अध्ययन करना है। और ये अभी मैंने आप लोग को बता ही दिया कि बीएड, एमएड और विभिन्न प्रकार की शिक्षक भर्ती जो परीक्षाएं होती हैं उनमें इनसे संबंधित प्रश्न पूछे। ठीक है, तो देखिए, बाल विकास का एक नया दृष्टिकोण जीन पियाजे जी के द्वारा बताया गया। उन्होंने कहा कि बालक का विकास जो है किस तरीके से होता है और उसके विकास में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं और वो किस दौर से होकर विकसित होता है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि बच्चा जो है एक छोटा वैज्ञानिक होता है। इन्होंने यानी कहा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक वैज्ञानिक के समान होते हैं और उनमें हर चीज़ों का विकास क्रमिक रूप से उम्र के अनुसार अलग अलग तरीके से होता है। पुराना मॉडल क्या कहता है? पुराना मॉडल कहता है कि जो शिक्षार्थी होते हैं वो निषिद्ध होते हैं। निषिद्ध का मतलब ये होता है कि उनको टीचर्स के द्वारा जो कुछ भी बताया जाए वो बिना कुछ सोचे समझे उन चीज़ों को करते थे, उसको फॉलो करते थे। किसी भी प्रकार का कोई सवाल जवाब अपने शिक्षक से नहीं करते थे। लेकिन आजकल का जो नया मॉडल है, नया शिक्षा व्यवस्था है, उसमें क्या होता है कि बच्चा अपने आप को एक छोटे वैज्ञानिक के रूप में प्रदर्शित करता है। वो वातावरण से क्रिया करता है और प्रतिक्रिया करके विभिन्न प्रकार की चीज़ों को सीखता है। यानी वो जिस माहौल में रहता है, जिस एनवायरनमेंट में रहता है, वहाँ की चीज़ों से क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा नई नई चीज़ों को सीखता जाता है। ये जो नया दृष्टिकोण है ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है और इनके अनुसार बताया गया है कि जो आजकल के शिक्षार्थी होते हैं वो सक्रिय शिक्षार्थी होते हैं, यानी एक्टिव स्टूडेंट की तरह कार्य करते हैं। उन्होंने बताया
कि ये जो बालक का बौद्धिक विकास होता है ये क्रमिक चरणों में होता है और बालक स्वयं अनुभव करके ज्ञान का निर्माण करता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि बालक के अंदर ये जो विकास होता है, अधिगम होता है, ये कई चरणों में क्रमिक रूप से होता है और इसमें बालक स्वयं के अनुभव के द्वारा अपने ज्ञान का विस्तार करता है, ज्ञान का निर्माण करता है। आप देखिए, इन्होंने बताया कि इस अवस्था में जब ज्ञान का निर्माण बालक के द्वारा किया जाता है, अधिगम बालक के द्वारा किया जाता है, तो इसमें विचार की 4 मुख्य तत्व यानी ज्ञान का जो निर्माण होता है वो 4 मुख्य स्टेजेस से होकर होता है। इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहली चीज इन्होंने देखिए बताई स्कीमा, यानी स्कीमा का मतलब क्या होता है कि हमारे दिमाग में, किसी भी बालक के दिमाग में एक पहले से निर्मित एक संरचना होती है और हम किसी भी चीज के बारे में उसी संरचना के अनुसार अनुमान लगाते हैं, उसी के अनुसार ही हम उसके बारे में सोचते और विचारते हैं। यानी कहा जाए एक तरीके से कि हमारे दिमाग में पहले से मौजूद एक ढांचा, एक संरचना जो किसी चीज को समझने में हमारी मदद करता है। जैसे देखिए यहाँ पर मानसिक संरचना या ढांचा होता है जिससे बच्चा दुनिया को समझता है और अनुभव से ये बनता है। यानी हम विभिन्न प्रकार के अनुभवों के द्वारा जब किसी चीज को सीखते हैं तो वो चीज हमारे दिमाग में उसी प्रकार से बन जाती है और हम हर चीज का आकलन उसी के अनुसार करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोगों के दिमाग में जिस चीज के प्रति जो धारणा बनी है उसी धारणा के अनुसार वो उस चीज को देखते हैं। अगर उनसे अलग उनको कोई चीज़ बताई जाती है या वो कोई चीज़ देखते हैं तो वो तुरंत उसमें बदलाव नहीं कर पाते हैं। उसमें बदलाव करने के लिए उनको टाइम लगता है, उसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तब जाके बदलाव। दूसरा एलिमेंट होता है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण का मतलब होता है कि जब कोई नई जानकारी को पुरानी जानकारी में मिलाया जाए। देखिए, नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ दिया जाए। जैसे मान लीजिए किसी के पास किसी चीज़ का पुराना नॉलेज है, ज्ञान है, अगर किसी स्टूडेंट को छोटे क्लास में जोड़ना घटाना सिखाया गया तो जोड़ने घटाने का जो नॉलेज है उसके पास पहले से है, अब उसको भाग देना और गुणा करना सिखाया जा रहा है तो क्या करेगा कि अपने जोड़ घटाने वाले नए पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ेगा। अब क्या होगा कि उसको जोड़ घटाने के बाद गुणा भाग भी आने लगेगा। अब क्या होगा, समायोजन। तीसरा एलिमेंट्स क्या है, समायोजन का मतलब होता है कि नई जानकारी के आधार पर पुराने स्कीमा में परिवर्तन करना। इसका मतलब कि किसी के दिमाग में पहले से कोई धारणा बनी हुई थी लेकिन उसने नई चीज को देखा, नया अनुभव प्राप्त किया और उस नए अनुभव के आधार पर अपने पुराने अनुभव में बदलाव किया, उसमें संशोधन किया। संतुलन चौथा एलिमेंट है। इसका मतलब होता है कि आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच मानसिक संतुलन बनाना। यानी बच्चे ने जो आत्मसातीकरण किया, नई चीज को पुराने चीज के साथ जोड़ा और जोड़ने के बाद उसमें बदलाव किया, तो ये जोड़ने और बदलाव के आधार पे जब उसमें कुछ परिवर्तन होगा तो उसको क्या करना, बैलेंस बनाना। अभी हम लोग नीचे और भी उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं किसी जानवर को देखते हैं तो हर जानवर को उसी तरीके से नाम देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उन्हें किसी जानवर जैसे बकरी के बच्चे के या कुत्ते के बच्चे को दिखाया जाए तो वो ये नहीं डिफरेंस कर पाते हैं कि वो किस जानवर का बच्चा है। वो अगर आपने बता दिया कि हाँ ये इस चीज़ का बच्चा है तो वो हर उस तरह के बच्चे को कहेंगे कि ये उसी चीज़ का बच्चा है। बिल्ली को भी बिल्ली कहेंगे, कुत्ते के बच्चे को भी बिल्ली कहते हैं। तो इस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं, उसमें समस्या उत्पन्न होती है। अब देखिए ज्ञान कैसे अपडेट होता है, इसका उदाहरण मैं अभी आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसको एक गाय को दिखाया गया, ठीक है, और उसके बाद फिर उसे एक घोड़े को दिखाया गया। तो बच्चा देखिए क्या कहेगा, बच्चा घोड़े को भी देखता है और उसे भी गाय कहता है। क्यों? क्योंकि पुराने स्कीमा में नई वस्तु को वो जोड़ता है। यानी बच्चे को पहले गाय दिखाया गया तो उससे दिखाई दिया कि ये बड़ा जानवर है, इसके 4 पैर हैं और इसके मुंह है, नाक है, कान है, पूंछ है। तो उसी तरीके का इसको घोड़े में भी दिखता है, लेकिन वो ये नहीं डिफरेंस कर पाता कि वो गाय है और घोड़ा है, उसको लगता है यह भी गाय है।
तो ये चीजें क्या है कि जब गाय के पुराने स्कीमा में वो अब घोड़े को देखता है तो वो उसको आत्मसात करने का प्रयास करेगा। अब वो अपनी पुरानी स्कीमा में इस नई चीज को जोड़ेगा। पहले उसको लग रहा था कि ये दोनों सेम है। अब फिर क्या करेगा बच्चा, इसमें संतुलन बनाएगा। संतुलन बनाने का मतलब कि बच्चा सही पहचान सीख कर मानसिक संतुलन स्थापित करता है। इसका मतलब बच्चे को लगेगा कि नहीं, ये गाय नहीं है, ये कोई दूसरा जानवर है, और तब उसमें संतुलन बनाने का कार्य करेगा। जब ये संतुलन बच्चा बनाएगा तो उसको क्या लगेगा कि यह गाय और घोड़ा अलग अलग हैं, इनके आवाज और आकार अलग अलग हैं, ये एक ही जानवर या एक ही पशु नहीं है। तो धीरे से वो क्या करेगा, उसमें बदलाव करना शुरू करेगा, और इस बदलाव के दौरान उसके स्कीमा में असंतुलन पैदा होगा, और उस असंतुलन को जब वो ठीक कर लेगा तो उससे क्या होगा, उसमें समायोजन हो जाएगा, और बच्चा घोड़े के लिए एक नई स्कीमा बना लेगा। यानी पहले से जो स्कीमा गाय की बनी हुई थी वो अलग रहेगी, और अब उसके दिमाग में घोड़े के लिए एक नई स्कीमा बन जाएगी, एक नए ढांचा, नया संरचना बन जाएगी। और जब दोबारा बच्चा किसी गाय को देखेगा तो कहेगा ये गाय है, और जब किसी घोड़े को देखेगा तो वो कहेगा ये घोड़ा। यानी उसके दिमाग में अब इन दो पशुओं के लिए दो स्कीमा बन गई। पहले क्या था कि एक ही स्कीमा, एक ही ढांचा था, और वो सबको एक ही जैसा समझता था। तो इस तरीके से देखिए हमको क्या समझ में आया कि बच्चे ने पहले किसी चीज को देखा, यानी उसके दिमाग में पहले से जो स्कीमा बनी हुई थी किसी चीज की, दोबारा उसने किसी दूसरे चीज को देखा तो उसमें उसको आत्मसात करने का प्रयास करेगा, उसको नई चीज मिले, और फिर उसमें संतुलन बनाएगा। संतुलन बनाने के दौरान उसमें विभिन्न प्रकार के असंतुलन उत्पन्न होंगे, और उस असंतुलन को ठीक करने के बाद वो क्या करेगा, उसमें समायोजन करेगा, और समायोजन के बाद फिर नई स्कीमा का निर्माण हो जाएगा। ये सारी चीजें जो स्कीमा, आत्मसातीकरण, असंतुलन, संतुलन, समायोजन आपको पढ़ने को मिल रहा है, मेरे द्वारा बताया जा रहा है, ये सीटेट या टेट के एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपको प्रश्नों को हल करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। परीक्षाओं में आपको विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से भी पूछा जाए। सीटेट में आपको क्विज टाइप का क्वेश्चन दे देता है, और उसमें आपको इनको अच्छे तरीके से सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें छोटे बच्चों में ही देखने को मिलती हैं, इसीलिए इन्होंने छोटे बच्चों के माध्यम से ही इन सारी चीज़ों को आपको बताने का प्रयास किया है, और इसी के माध्यम से हम आगे की चीज़ों को समझेंगे। अब देखिए, इन्होंने जो अधिगम का विकास है, अधिगम जो है वो 4 स्टेज में होता है, इसके बारे में इन्होंने जो है उम्र को 4 स्टेज में बांटकर बताया। यानी बालकों की जो उम्र होती है, जो अवस्था होती है, उसको इन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा। सबसे पहली अवस्था को इन्होंने, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष की होती है, उसको इन्होंने कहा संवेदी प्रेरक अवस्था। दूसरी अवस्था इन्होंने 2 वर्ष से 7 वर्ष की आयु के बच्चों की बताई, और उसका नाम रखा इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरी अवस्था इन्होंने जो 7 वर्ष से 11 वर्ष के बालकों की होती है, उसको इन्होंने कहा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी अवस्था जो है 11 वर्ष से आगे की आयु के बच्चों की होती है, इसको इन्होंने नाम रखा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यानी इन्होंने बताया कि इन 4 अवस्थाओं से, 4 चरणों से होकर बालक का जो है संज्ञानात्मक विकास होता है, उसके अंदर अधिगम होता है। पहला जो चरण है संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है, इसमें इन्होंने क्या बताया, इसमें कौन कौन सी चीजें घटित होती हैं। इस अवस्था की सबसे मुख्य विशेषता क्या है कि इसमें बालक अपनी इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। यानी उसके जो इंद्रियां होती हैं, इंद्रियां 5 होती हैं, आप लोग जानते हैं, और इन 5 इंद्रियों के माध्यम से बच्चा जो है जो कुछ जानता है, समझता है, सीखता है, वही उसके लिए अधिगम होता है। और विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाएं भी करता है, यानी अपने शरीर के अंगों के द्वारा जो क्रियाएं करता है, उससे उन चीज़ों को सीखता है। इसमें बालक के अंदर वस्तु स्थायित्व का विकास होता है। यानी जब बच्चा 2 साल के लगभग का होने लगता है, तब उसमें वस्तुओं के प्रति स्थायित्व का विकास होता है। उसके पहले उसमें ऐसी चीज़ें नहीं होती। जैसे आप देखे होंगे किसी छोटे बच्चे को कोई चीज़ दिखाया गया, और दिखाने के बाद जब वो बच्चा उस चीज़ को पाने का प्रयास करता है, और आप उसे छुपा देते हैं और बोलते हैं कि ये चीज़ गायब हो गई, तो बच्चे को लगता है कि हाँ ये चीज़ गायब हो गई। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है
और आप उस चीज़ को दिखाने के बाद जब छुपा लेते हैं तो बच्चा उसको ढूंढता है, उसको चीज़ों को हटा हटा के देखता है कि ये चीज़ कहाँ गई। इसका मतलब क्या है कि उम्र बढ़ने के साथ बच्चों को लगता है कि ये वस्तु अस्थाई है, ये वस्तु गायब नहीं हुई है, कहीं कहीं छिपाई गई। लेकिन छोटे बच्चों को, जो बहुत कम उम्र के होते हैं, उनको इस तरीके से करने से उनको लगता है कि ये चीज़ गायब हो गई। देखिए उदाहरण में देखिए, खिलौना छिपाने पर बच्चा उसे ढूंढने लगता है। यह दर्शाता है कि बच्चा समझता है कि जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही है वह भी अस्तित्व में है। इसी को कहा जाता है वस्तु अस्थायित्व। ठीक है। कभी कभी आप देखते होंगे घर में छोटे बच्चे होंगे, उनको किसी चीज़ को देखने पर वो जब रोने लगते हैं तो लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को उनको छुपा देते हैं और कहते हैं कि ये चीज़ गायब हो गई। तो बच्चों को लगता है कि हाँ ये चीज़ नहीं है। लेकिन जब वो थोड़ी उम्र में बड़े हो जाते हैं तब वो उस चीज़ को नहीं मानते, वो उस चीज़ को ढूंढने का प्रयास करते हैं और उसके लिए जिद करने लगते हैं, रोने लगते हैं। दूसरा चरण देखिए क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा चरण है, इसको कहा जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उम्र सीमा देखिए क्या है, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि इसमें बालक में भाषा का तीव्र रूप से विकास होता है, यानी अब उसके अंदर भाषा का विकास होना शुरू होता है, भाषा का अधिगम शुरू होता है, वो विभिन्न प्रकार की भाषाओं को सीखने लगता है। इसी अवस्था में बालक में काल्पनिक सोच की शुरुआत होती है, यानी बालक अब धीरे धीरे कल्पनाएं करना भी शुरू कर देता है, वो काल्पनिक रूप से चीज़ों को सोचने लगता है, विचार करने लगता है। इसमें बालक के अंदर आत्म केंद्रित व्यवहार का विकास होता है, यानी बच्चा हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखने का प्रयास करता है। अगर उसको कोई चीज़ बताई जाती है तो वो उसमें अपना नज़रिया बताता है, वो दूसरे के नज़रियों को उतना ज़्यादा महत्व वैल्यू नहीं देता। इसलिए आप देखते होंगे कि इस उम्र के बच्चों को जब कोई चीज़ समझाई जाती है तो वो उसको नहीं मानते हैं, जिद करते हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए तो यही चाहिए। उनको कई बार बताया जाता है कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत है, लेकिन वो मानते नहीं है, जिद करते हैं। तो वही कहा जाता है कि आत्म केंद्रित व्यवहार। उदाहरण के लिए देखिए, बच्चा क्या सोचता है कि वही जो चीज़ जो उसको दिखाई दे रही है वो उसी प्रकार की है जैसा वह सोचता है, यानी उसको लगता है कि मैं जिस चीज़ के बारे में जैसा सोच रहा हूँ सभी लोग उसके बारे में वैसा ही सोच रहे होंगे। देखिए बच्चा सोचता है कि सब वही देखते हैं जो वह देखता है, यानी वह दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ होता है, यानी किसी दूसरे का दृष्टिकोण किसी चीज़ के प्रति कैसा है वो बच्चे को समझ में नहीं आता, वो बस अपना ही दृष्टिकोण हर जगह बताता है। तीसरी अवस्था देखिए क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको कहा जाता है इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें आयु सीमा देखिए क्या होती है, 7 से 11 वर्ष, यानी 7 से 11 वर्ष के बच्चों के बीच इस प्रकार के अधिगम का विकास होता है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है कि इसमें बालक में तार्किक सोच का आरंभ होता है, तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, लेकिन वो ठोस वस्तुओं के लिए इन सारी चीज़ों को ही सोच पाता है। जो चीज़ें ठोस नहीं हैं उनके बारे में ऐसा नहीं सोच पाता। यानी ठोस का मतलब कि जो चीज़ें उसके सामने दिखाई दे रही हैं उन्हीं के बारे में तार्किक रूप से सोच सकता है। जो चीज़ें उसको सामने नहीं दिखाई रही, यानी जो चीज़ें अमूर्त हैं, उनके बारे में अभी वो तार्किक रूप से सोचना नहीं सीख पाता है। इसी अवस्था में बच्चे में वर्गीकरण और क्रमबद्धता की क्षमता विकसित होती है, यानी किसी चीज़ को वर्गीकृत करने की, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ये छोटी है, ये बड़ी है, इन सारी चीज़ों की धीरे धीरे इसमें अधिगम की शुरुआत होती है और वो सीखना शुरू करता है। इसमें अभी बच्चों में संरक्षण की समझ का विकास भी शुरू हो जाता है, यानी किसी चीज़ को वो संरक्षित करना सीखता है। यानी ये अवस्था भी एक महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। उदाहरण के रूप में जैसे देखिए, इस उम्र के शुरुआत में जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि एक ही बराबर पानी 2 गिलास में रखा जाता है। पानी का जो क्वांटिटी है, मात्रा है, सेम होता है, लेकिन ग्लास का जो आकार है वो अलग होता है। यानी एक गिलास पतला और लंबा रख लिया गया और एक गिलास जो है चौड़ा और छोटा रख दिया, लेकिन पानी की मात्रा वही है। तो जब बच्चे को दिखाया जाता है, बताया जाता है कि आपको कौन सा पानी का गिलास पीना है, या मान लीजिए पानी न रखा जाए उसमें जूस रख दिया जाए, तो बच्चे को लगेगा कि जो गिलास बड़ा है उसमें ज़्यादा जूस होगा। तो इसका मतलब कि उसके अंदर अभी संरक्षण का
विकास नहीं हुआ है, वस्तु स्थायित्व का विकास नहीं हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि वो तार्किक रूप से अभी सोचने में योग्य सक्षम नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो बड़े गिलास को पाना चाहेगा, मांगना चाहेगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि बच्चे के अंदर अभी संरक्षण का विकास सही तरीके से नहीं। लेकिन जब बच्चा इस चीज़ को समझने लगता है कि दोनों ग्लास में सेम क्वांटिटी है, बस ग्लास का आकार अलग अलग है, तो इस अवस्था में ये चीज़ें उसके अंदर विकसित हो जाती हैं। यानी वो वर्गीकरण करना और क्रमबद्ध तरीके से किसी चीज़ को लगाना, सजाना सीख जाता है। अगर बच्चे को कहा जाए कि आप इस चीज़ को अरेंज करिए, छोटे से बड़े के रूप में, आप लोग देखते होंगे कि इस उम्र के बच्चों को क्लास में अरेंजमेंट वगैरह पढ़ाई जाती है। यानी आप लोग देखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, छोटे क्रम में, बड़े क्रम में, इन सारी चीज़ों को सिखाया जाता है। तो ये चीज़ें इसी के आधार पर, इसी के अंतर्गत आती है। जैसे देखिए, पानी को अलग अलग आकार के बर्तन में यानी लंबा और चौड़ा डालने पर भी बच्चा समझ जाता है कि मात्रा समान है, लेकिन शुरुआत में वो इस चीज़ों को नहीं समझता है। ठीक है, तो ये तीसरी अवस्था होती है। अब देखिए, जो चौथी अवस्था होती है, इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसको पोस्ट ऑपरेशनल स्पीड कहा जाता है। और इसकी जो उम्र सीमा होती है वो 11 वर्ष से आगे होती है। ठीक है, यानी इसको एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी कहा जाता है। ये अमूर्त अवस्था होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसकी मुख्य विशेषताएं देखिए क्या होती है। अमूर्त और तार्किक सोच का इसमें पूर्ण विकास हो जाता है। यानी इस अवस्था में बालक के अंदर अमूर्त रूप से सोचने की, अमूर्त रूप से चीज़ों को जानने की और तार्किक रूप से सोचने का पूर्ण रूप से विकास हो। वो जटिल समस्याओं का समाधान करने की क्षमता भी विकसित, यानी उसके सामने अगर कोई जटिल समस्या दे दी जाए, कोई कठिन सवाल दे दिया जाए, कोई कठिन प्रश्न दे दिया जाए, तो उसका भी उत्तर वो ढूंढने में सक्षम हो सकता है। उसके अंदर कल्पना और परिकल्पना का भी निर्माण करने की योग्यता विकसित, यानी वो नई नई कल्पनाएं करना शुरू करता है, हाइपोथेसिस क्रिएट करना शुरू करता है, परिकल्पनाएं बनाना सकता है। परिकल्पना का मतलब होता है कि किसी भी समस्या का संभावित समाधान ढूंढना। अगर उसके सामने किसी क्वेश्चन को दिया गया, कोई सवाल दिया गया, तो उसका संभावित हल वो अपने दिमाग में सोचने लगता है, सोच लेता है। इस तरीके की योग्यता इस उम्र में विकसित हो जाती है, इस अवस्था में विकसित। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, छात्र गणित के सूत्रों को समझकर अमूर्त समस्याएं हल करते हैं। छात्र को जब सूत्र सिखाया जाता है, बताया जाता है, तो उस सूत्र का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के सवालों को कैसे हल किया जाता है, ये सारी चीज़ें वो बालक सीख जाता है, क्योंकि उसको हर बार सवाल करते समय सूत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये अवस्था जो है इसकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, और इसमें अधिगम का विकास जो है पूर्ण रूप से हो जाता है। अब देखिए, पियाजे ने जो प्रयोग किया था संरक्षण को समझाने के लिए, वो देखिए प्रयोग कौन कौन से हैं। तो संरक्षण का सिखाने के लिए, संरक्षण को बताने के लिए उन्होंने ये पहला प्रयोग जो भी मैंने आपको बताया कि ग्लास में सेम बराबर पानी लिया गया या जूस लिया गया या दूध लिया गया और इसके आकार को बदल दिया गया। तो आकार को बदलने के बाद दो समान गिलासों में बराबर मात्रा में पानी लिया गया, फिर एक गिलास का पानी लंबे पतले गिलास में डाला जाता है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को क्या लगेगा, जो बच्चा अभी संरक्षण की अवस्था में नहीं पहुंचा है तो उसको लगेगा कि बड़ा वाला जो लंबा वाला गिलास है उसमें ज़्यादा है। लेकिन जब बच्चा 7 वर्ष से ऊपर की उम्र का हो जाएगा तब उसको क्या लगेगा कि लंबे गिलास में पानी ज़्यादा नहीं है बल्कि बराबर है। अगर 7 वर्ष से कम उम्र होगी तो उसको लगेगा उसमें पानी ज़्यादा है। तो इससे निष्कर्ष क्या आता है कि 7 वर्ष से जो पहले के बच्चे होते हैं उसमें संरक्षण की समझ विकसित नहीं होती है, वे केवल आकार और ऊंचाई पर ध्यान देते हैं। यानी उनको जो चीज़ लंबी दिखेगी या ऊंची दिखेगी उनको लगेगा कि वो बड़ी है या वो ज़्यादा है, लेकिन जब उम्र ज़्यादा हो जाएगी 7 वर्ष से तब वो इन चीज़ों को समझने लगेंगे कि ये चीज़ फूली हुई है या लंबी भले है लेकिन ये उतना ही है। दूसरा प्रयोग उन्होंने देखिए क्या किया था, 3 पहाड़ का प्रयोग। 3 पहाड़ का प्रयोग इन्होंने, यानी कहने का मतलब उन्होंने 3 पहाड़ दिखाए और इन 3 पहाड़ों को दिखाने के बाद बच्चों की प्रतिक्रिया को जानना चाहा।
तो ये जो 3 पहाड़ थे ये 3D मॉडल के रूप में दिखाए गए, यानी 3D का मतलब थ्री डायमेंशन में, चारों तरफ से एक जैसे दिखने वाले। तो जो बच्चा होता है वो क्या प्रतिक्रिया करता है, बच्चे से जब पूछा जाता है तो दूसरी तरफ बैठे व्यक्ति को क्या दिख रहा है, तो बच्चा अपना ही दृष्टिकोण बताता है। यानी इसमें एक तरफ कोई और व्यक्ति बैठा हुआ है, एक तरफ बच्चा बैठा हुआ है। तो बच्चे से जब पूछा जाता है कि आपको जो चीज़ दिखाई दी जा रही है, क्या दूसरे व्यक्ति को भी वही चीज़ दिखाई दे रही है, तो बच्चा कहेगा हाँ, मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है दूसरे लोगों को भी वही चीज़ दिखाई दे रही है। यानी वो अपने विचार, अपने दृष्टिकोण ही बताता है, दूसरे के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करता है। तो इससे निष्कर्ष क्या होता है, यह सिद्ध करता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो आत्म केंद्रित होते हैं और दूसरों का नज़रिया नहीं समझ पाते, यानी वो हर चीज़ अपने नज़रिए से देखते हैं, दूसरे के नज़रियों को वो समझने में सक्षम नहीं होते। ठीक है, तो इससे प्रमाणित होता है कि बच्चे इस उम्र में आत्म केंद्रित होते हैं, अपनी चीज, अपने द्वारा सोची गई चीज़ों को ही सही मानते हैं, अपने द्वारा अच्छी लगने वाली चीज़ों को ही अच्छा मानते हैं। अब तीसरा प्रयोग था, इन्होंने वस्तु अस्थायित्व वाला किया, जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि वस्तु अस्थायित्व को कैसे प्रमाणित किया जाए। तो उन्होंने किया क्या इसके लिए कि एक बच्चे के सामने एक खिलौना रखा और फिर उसे कपड़े के नीचे छिपा दिया। तो छिपाने के बाद जब कोई बच्चा बहुत छोटी उम्र का होता है तो बच्चे की प्रतिक्रिया देखिए क्या होगी कि बहुत छोटा बच्चा उसे खोजना छोड़ देगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोग को से बताया था, छोड़ देगा। लेकिन जो बड़ा बच्चा होगा वो इसको खोजने लगेगा। छोटे बच्चे को लगेगा कि ये चीज़ क्या है, गायब हो गई, लेकिन बड़ा बच्चा लगेगा कि उसको लगता है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं छिपा दी गई हो, तो कपड़े को हटाकर उसको खोजना शुरू करता है। तो ये चीज़ें कब होती है, लगभग 8 से 12 महीने की उम्र का जब बालक हो जाता है, उसके पहले उसमें अंदर इस चीज़ का विकास नहीं होता। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि जो 2 वर्ष की अवस्था होती है वो संवेदी प्रेरक अवस्था होती है और इसके अंत तक बच्चों में वस्तु अस्थायित्व धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रयोग थे, इन प्रयोगों के माध्यम से जीन पियाजे जी ने अपने इस सिद्धांत को समझाया है और लोगों को बताने का पूरा प्रयास किया। अब देखिए इनके सिद्धांत की शैक्षणिक उपयोगिता क्या है, इस सिद्धांत को पढ़ने से हमारे शैक्षिक जीवन में इसका क्या उपयोग है। तो इसका कक्षा में अनुप्रयोग हम कैसे करेंगे। पहला जो सिद्धांत है कि बाल केंद्रित शिक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी क्लास में टीचर्स के द्वारा जो चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाए वो कैसी होनी चाहिए, बालक की आयु और उसके स्तर के अनुसार होनी चाहिए। यानी बच्चे की जिस प्रकार की उम्र है उसको उसी प्रकार का अधिगम कराया जाना चाहिए, नहीं तो बच्चे उस चीज़ को सही तरीके से नहीं सीख पाएंगे। जैसे छोटे बच्चे को खेल खेल में पढ़ाना, छोटे जो बच्चे होते हैं उनको खेल में बहुत ज़्यादा रुचि होती है, खिलौनों में बहुत ज़्यादा रुचि होती है, तो उनको जब कोई चीज़ सिखानी हो तो उनको इन्हीं के माध्यम से सिखाया जाएगा, तभी अच्छे तरीके से वो सीख पाएंगे। बड़े बच्चों की तरह सैद्धांतिक तरीके से नियम सूत्र बनाकर उनको अगर कोई चीज़ बताई जाएगी वो चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। यानी पहली उपयोगिता इसकी क्या है, ये बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व देता है, बाल केंद्रित शिक्षा का इसमें योगदान है। दूसरा उपयोग देखिए क्या है कि ठोस से अमूर्त की ओर, यानी किसी बालक को अगर कोई चीज़ सिखानी है तो पहले उसको ठोस चीज़ दिखाई जाए, जो चीज़ उसके सामने मौजूद है, यानी मूर्त चीज़ दिखाई जाए, और फिर उसके बाद उसके आधार पर उसको अमूर्त चीज़ें बताई जाए। इसका मतलब यह है कि पहले बालक को भौतिक वस्तुएं दिखाएं और फिर सिद्धांत समझाएं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को गिनती सिखानी है, तो गिनती सिखाने के लिए उसको कोई ऐसे वस्तु या सामान दे दिए जाएं जिसको वो अपने हाथों से गिन सके, तो वो गिनने के बाद क्या होगा कि काउंटिंग करना सीख जाएगा। जैसे देखिए गणित में पहले वस्तुएं गिनवाएं फिर संख्या गिनवाएं, यानी उसको बहुत सारी वस्तुएं दे दी जाए और वो बताया जाए कि इसको गिनिए, तो वो गिन के जब जानेगा सीखेगा तब उसको गिनती भी आने लगेगी। तीसरा चीज देखिए इसका उपयोग क्या है, सक्रिय अधिगम और खोज आधारित अधिगम में इसका उपयोग है। यानी कहने का मतलब कि छात्रों को स्वयं प्रयोग करके और खोज कर सीखने का अवसर दिया जाए। सारी चीजें टीचर्स के द्वारा ही नहीं बता दी जानी चाहिए, बल्कि बच्चों को भी खुद से करने का अवसर देना। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि टीचर्स क्लास में पढ़ाने के बाद बच्चों को बहुत सारा होमवर्क देते हैं, क्लास वर्क देते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे उन चीज़ों को खुद से करके सीखते हैं, इससे उनके अंदर अधिगम का विकास होगा, वो अच्छी चीज़ों को सीख पाएंगे।
जैसे उदाहरण के लिए देखिए, विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग करवाना और बच्चों को विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट देना। आप लोग देखते होंगे कि जब आप लेबोरेटरी में जाते हैं, टीचर्स आपको लेके जाते हैं, तो लैब में वो एक बार उस प्रयोग को करके दिखा देते हैं और सभी बच्चों से कहते हैं कि आप लोग को यही चीज़ करना है, तो बच्चे उस चीज़ को खुद से करते हैं। उसी प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है बच्चों को, और टीचर उनको बता देता है कि इस प्रोजेक्ट को आपको ऐसे ही तैयार करना है, और फिर उसी के आधार पर बच्चे अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। अगला उपयोगिता क्या है कि व्यक्तिगत भिन्नता के मामले में, यानी व्यक्तिगत भिन्नता कहने का मतलब हो गया कि हर प्रकार के बच्चे में अलग अलग योग्यता, अलग अलग प्रकार की क्षमता होती है, और उनको जो शिक्षण कराया जाए, जो अधिगम कराया जाए, उनकी योग्यता और क्षमता के अनुकूल या अनुसार ही कराया जाए। यानी हर बच्चा जो है एक ही गति से नहीं सीखता है, हर बच्चे की सीखने की गति अलग अलग होती है, और उसी का सम्मान करते हुए उसी के अनुसार उनको सिखाना चाहिए। हर बच्चे को एक जैसा नहीं मान लेना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, धीमे सीखने वाले बच्चे को अतिरिक्त समय दिया जाना, यानी जिस बच्चे को पढ़ाई के दौरान जो चीज़ें सही से समझ में नहीं आ रही हैं, उसको समझने में देर हो रही है, तो उसके लिए अलग से समय देना चाहिए। उसको बिना मतलब का अनायास जो है डांटना नहीं चाहिए, दंडित नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका देखिए संक्षेप में निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि जो पियाजे जी ने ये सिद्धांत बताया है, वो क्या कह रहा है कि सक्रिय शिक्षार्थी बालक एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होता है, बल्कि एक सक्रिय शिक्षार्थी है जो स्वयं ज्ञान का निर्माण है। यानी इन्होंने कहा कि बालक जो है एक सक्रिय शिक्षार्थी है, वो निष्क्रिय नहीं होता है। वो उसको अवसर दिया जाए, उसको मौके दिए जाएं, उसको सही से अधिगम कराया जाए, तो वो चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख सकता है। एक सक्रिय विद्यार्थी के रूप में नए ज्ञान का निर्माण कर सकता है। क्रमिक विकास का कैसे होता है कि संज्ञानात्मक विकास जो है अचानक नहीं होता, बल्कि यह क्रमिक और चरणबद्ध प्रक्रिया। यानी यह सिद्धांत बताता है कि बच्चों में किसी चीज़ का विकास या संज्ञानात्मक विकास हो, चाहे बौद्धिक विकास हो, अचानक नहीं होता, बल्कि वो क्रमिक रूप से होता है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती चली जाती है, उनके अंदर बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास जो है उसी प्रकार से होता है, और अधिगम भी उसी स्तर के अनुकूल होता है। स्तर अनुकूल शिक्षण कराया जाना चाहिए, यानी बच्चे का जिस प्रकार का स्तर हो, जैसा लेवल हो, उसको उसी प्रकार की टीचिंग करनी चाहिए। जैसे शिक्षा और पाठ्यक्रम हमेशा बच्चे के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार होना चाहिए। आप लोग देखते होंगे कि जैसे जैसे बच्चों की क्लासेस बढ़ती हैं, उनके सिलेबस, उनके पाठ्यक्रम, उनकी किताबें, हर चीज़ें बदल जाती। छोटे बच्चों की किताबों में आप लोग देखें कि बहुत ज़्यादा चित्र वगैरह देखने को मिलेंगे, अक्षरों का आकार बहुत बड़ा बड़ा मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं, इन सारी चीज़ों में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें कैसी हैं, स्तर अनुकूल शिक्षण की बात करते हैं। तो यह सिद्धांत जो है इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बताता है कि बालक के अंदर सीखने की अपार क्षमता होती है, बस उसको उसके उम्र के अनुसार चीज़ों को बताया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए, उसे स्वयं से चीज़ें को करने का अवसर देना चाहिए, उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के बाह्य चीज़ों को नहीं थोपना चाहिए। ये सारी चीज़ें जीन पियाजे जी ने अपने सिद्धांत में बताई हैं। ठीक है, तो बालक को जब आपको किसी चीज़ को बताना है, सिखाना है, तो वो सारी चीज़ों का ध्यान देना है, और ध्यान देने के बाद जब आप उसको किसी चीज़ को सिखाएंगे, बताएंगे, पढ़ाएंगे, तो उस चीज़ों को अच्छी तरीके से करना। ठीक है, तो हम लोगों ने इस सिद्धांत को बेहतर तरीके से उदाहरण के साथ समझा, और मैंने आप लोगों को अपने तरीके से इसको जितना भी बेहतर तरीके से हो सके उस तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ भी गए हों। अगर इसके बावजूद भी आप लोग को लगता है कि किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप लोग इस सिद्धांत की और भी वीडियो मेरे द्वारा आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट में उपलब्ध कराई गई है, जो आपको बीए के जो सिलेबस कराए गए हैं उसमें मिल जाएगी, सीटेट की जो क्लासेस कराई गई हैं उसमें मिल जाएंगी। आप लोग उनको भी देख के अच्छे तरीके से चीज़ों को समझने का पूरा प्रयास करें। अगर उसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से मैं आपके जो भी डाउट होंगे उसको क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।